अशोक जी, जो समाज है वो बौद्धिक वर्ग से बहुत नाखुश दिखता है, निराश दिखता है। ऐसे समय में जब ज़रूरत महसूस होती है कि वो लीड करे, तब उसका अता पता नहीं दिखता है। आपको क्या लगता है, ये बौद्धिक जगत में, बुद्धिजीवियों में ये उदासीनता, ये तटस्थता क्यों है? इतनी निराशा क्यों है? देखिए, दो तीन बातें हैं। एक तो बौद्धिक वर्ग की दृश्यता एक हमारे समय में बेहद उलझा हुआ मामला है, क्योंकि ऐसे मंच बहुत कम हो गए हैं जहां कोई बौद्धिक अपनी बात बिना संकोच या बिना डर के सामने रख सके। दूसरा, बुद्धिजीवी वर्ग का एक काम तो बुद्धि व्यापार को चलाए रखना, यानी बौद्धिक जो उसका कर्म है उसको हर हालत में बचाए रखना। अब बुद्धि के जो कई कर्म हैं वो अपेक्षाकृत सीमित लोगों तक ही पहुंच पाते हैं। अर्थशास्त्री है या राजनीति शास्त्री है या दार्शनिक है या चिंतक है, तो इनकी जो आप कहते हैं क्लाइंटेल है वो बहुत सीमित होगी। जो व्यापक समाज को संबोधित कर सके और व्यापक समाज उसकी बात को धीरज और ध्यान से सुन सके, ऐसे बुद्धिजीवी कम है। हमेशा से कम रहे। और इधर जो नया निज़ाम आया है और जो नए हिंदुत्व का प्रकोप है, उसने एक भयानक भयानक परिवेश पैदा कर दिया है। यानी हर तरफ भय का वातावरण, असहमति का लगभग अपराधीकरण कर दिया गया। तो ऐसे में बुद्धिजीवी का थोड़ा हिचकना अस्वाभाविक नहीं है। लेकिन जिसे हम प्रतिरोध कहते हैं, अव्वल तो वो सक्रिय विरोध नहीं है। यानी सक्रिय विरोध करना तो राजनीतिक दलों का काम है और सामूहिक जो संगठन है उनका काम है। लेकिन बुद्धिजीवी का काम जिस तरह का प्रतिरोध करना है, वो प्रतिरोध दोनों स्तरों पर हो सकता है। वो निजी भी हो सकता है और सामूहिक भी हो सकता है। तो ऐसा तो नहीं है कि बिल्कुल ही सामूहिकता से बुद्धिजीवियों ने किनारा कर लिया है। जब तब कुछ ना कुछ होता रहता है। लेकिन दूसरी तरफ, और ये बात खासकर हिंदी अंचल के लिए अधिक सही है, बुद्धिजीवी का संबोध जो है वो पढ़ा लिखा, खाता पीता मध्य वर्ग होता आया है। ये जो मध्य वर्ग है हिंदी का, जो कि भारत का सबसे बड़ा मध्य वर्ग है, ये अपनी भाषा से, अपनी संस्कृति से, अपनी बुद्धि से, अपने ज्ञान से लगातार विश्वासघात करता हुआ मध्य वर्ग है। बांग्ला में या मलयालम में या तमिल में या कन्नड़ में बुद्धिजीवी अगर कुछ कहते हैं तो उनकी बात सुनी जाती। हमारे यहाँ बुद्धिजीवी कितनी ही कोशिश कर लें, उनकी बात ज़्यादातर तो सुनी ही नहीं जाती। सुनी जाती है तो अनसुनी कर दी जाती है, और उसको लेकर कोई प्रभावित होते हों या अपने किसी रुख पर पुनर्विचार करते हों, इसका साक्ष्य बहुत कम है। क्या ऐसा नहीं है कि जिन भाषाओं की बात की आपने, हाँ, वहाँ के रचनाकार समाज के साथ भी ज़्यादा जुड़े हुए हैं, ज़्यादा सक्रिय हैं, इसलिए उनकी आवाज़ की तरफ ध्यान भी जाता है? बल्कि इसका उलट ज़्यादा सही है।
वहां के समाज अपने लेखकों से अधिक जुड़े हुए हैं। देखिए, एक छोटा सा उदाहरण है। अज्ञे का जब देहावसान हुआ, अज्ञे हिंदी के 20वीं शताब्दी के सबसे बड़े लेखकों में से एक थे और उसके उत्तरार्ध में तो संभवतः सबसे बड़े लेखक थे। मैं बंबई से, मुझे खबर मिली, मैं आया था, मैं उनकी शव यात्रा में शामिल हुआ जो केवेंटर लेन से चली। उसमें 100 लोग थे, लगभग 100। जब निगमबोध घाट पे पहुंचे तो करीब 1000 लोग जमा थे। बहुत सारे लोग बाहर से भी आए थे। अज्ञे से कद में, उपलब्धि में, प्रभाव में, व्याप्ति में कहीं कम सुनील गंगोपाध्याय की मृत्यु हुई। कलकत्ते में उनकी शव यात्रा में 2.5 लाख लोग थे। भूपेन हजारिका, भूपेन इंदिरा गोस्वामी, वहां मैं वो असम का उदाहरण आपने, कन्नड़ में युआर अनंतमूर्ति की मृत्यु हुई। उनका शव एक सार्वजनिक पार्क में दर्शनार्थ रखा गया और अंत्येष्टि 4 बजे होनी थी। वो 3 घंटे के लिए टाल दी गई क्योंकि कर्नाटक के हर जिले से लोग उनको श्रद्धांजलि देने आ रहे थे। तो ये समाज भी तो कर्तव्य हैं। लेखक के कर्तव्य की बहुत बात की जाती है। अगर आप ध्यान दें तो हिंदी में पिछले 70-75 वर्षों से लेखक से सामाजिक जिम्मेदारी की बहुत मांग की जा रही है। मैं इसके उलट लगभग 50 वर्षों से इस पर जोर देता रहा हूं कि भाई लेखक की जिम्मेदारी तो है, पर समाज की क्या जिम्मेदारी? समाज भी तो लेखक की बात सुने, समझे। ये प्रेमचंद वगैरह का उदाहरण देना अपर्याप्त है क्योंकि वो जमाना दूसरा था और उस जमाने में हिंदी समाज भी दूसरा था। वो ऐसा समाज था जो अपने लेखकों की बात सुनता था। धीरे धीरे जो क्षरण हुआ है, असल में तो हिंदी अंचल का जो सांस्कृतिक क्षरण है वो खुद ही लोकतंत्र के लिए सबसे बड़ा खतरा, क्योंकि लोकतंत्र विरोधी ताकतों को सबसे अधिक समर्थन हिंदी अंचल में मिल रहा है। उसी के बल पर वो इतना इतराए हुए। तो बुद्धिजीवी की भूमिका, मैं ये नहीं कह रहा हूं, लेकिन दूसरी तरफ ये भी सही है कि कोई मेरी आवाज सुने न सुने। ये तो महाभारत में के अंत में व्यास ही कहता है कि मैं भुजा उठाकर कह रहा हूं और कोई मेरी बात नहीं सुनता। तो जब व्यास की बात नहीं सुनी गई तो आज के हम जैसे दुमछल्ले बौद्धिकों की बात क्यों सुनी जाएगी? लेकिन इसका अर्थ अपने नैतिक कर्तव्य से च्युत नहीं हो सकता। हमारी आवाज सुने न सुने, हमको अपनी आवाज तो उठानी चाहिए। जब हम लोगों ने मसलन अपने पुरस्कार वापस किए, अब तो उसको भी 10 साल हो गए, बल्कि 11 साल होने आए। 11 बरस पहले हमको असहिष्णुता के बढ़ने का आभास हो गया था। हमने अपनी आवाज उठाई और उस समय उस आवाज का कुछ तो असर हुआ। इस अर्थ में असर हुआ कि समाज का ध्यान उस ओर गया। हम जब राष्ट्रपति से मिले तो इसके पहले कि हम राष्ट्रपति से कुछ कहते, राष्ट्रपति ने कहा कि आप लोगों ने असहिष्णुता के मसले को राष्ट्रीय एजेंडे पर ला दिया। तो ये तो असर तो हुआ। स्वयं प्रधानमंत्री ने हमको अवार्ड वापसी गैंग करके 2 बार हमारी भूरी भूरी अपने लिखित इंटरव्यू में निंदा की। तो वहाँ भी ये आज भी उसी के बाद ये अर्बन नक्सल और खान मार्केट गैंग वगैरह ये जो गाली गलौज की पदावली बनी है उसी से बनी। तो बुद्धिजीवी को बहरहाल अपनी आवाज हर हालत में उठाना चाहिए, ये सही है। वो नहीं उठा पा रहे, ये भी सही है।
जितना उठा सकना चाहिए। एक बात और ध्यान देने की है कि हमारे मित्र श्रीकांत वर्मा की एक पंक्ति थी, मूर्खो देश से आशा करता है सारा देश, नहीं, कवि से आशा करता है सारा देश, मूर्खो देश को खोकर ही तो मैंने पाई थी कविता, जो किसी की भी हो सकती थी वगैरह। जी। तो एक अर्थ में प्रतिरोध का जो स्थिति है वो दुचित्ता है। इस अर्थ में दुचित्ता है कि आप अन्याय के विरुद्ध, अत्याचार के विरुद्ध, हिंसा हत्या के विरुद्ध, बुलडोजिंग लिंचिंग के विरुद्ध, लोकतंत्र को तरह तरह से कुतरे जाने के विरुद्ध, संवैधानिक संस्थाओं के अधःपतन के विरुद्ध अपनी आवाज़ उठाएं, ये लाजमी भी है। लोकतंत्र का कम से कम इतना तकाजा तो है ही कि वो आप ऐसा करें, क्योंकि आप बुद्धिवादी हैं, बुद्धिशील हैं, आपके पास अभिव्यक्ति का कौशल है, तो उसका आप उपयोग करें। दूसरी तरफ ये चित्तापन का दूसरा पक्ष ये है कि निराशा होती है, और बुद्धिजीवी को भी निराशा होती है कि आवाज़ तो हम उठाएंगे लेकिन सुनने वाला तो कोई है नहीं, सत्ता न सुने, कोई नया तरीका नहीं निकालना चाहिए। इसीलिए मैं कह रहा हूँ कि इसलिए होना ये चाहिए कि कोई और ढंग सोचा जाए। जब मैं याद करता हूँ फ्रांस में नात्सियों ने कब्जा कर लिया, तो बड़ी संख्या में फ्रांस के लेखक और बुद्धिजीवी अंडरग्राउंड हो गए, और एक रेजिस्टेंस नाम दिया गया उसे, एक अघोषित सा आंदोलन चला, और उसमें ऐसे ऐसे लोग शामिल थे, मसलन सैमुअल बेकेट, जिनके किसी राजनीतिक रुझान का कभी किसी को पता ही नहीं था, जो राजनीति के बारे में कभी उन्होंने कुछ नहीं कहा, उनसे लेकर और ऐसे लेखक जो राजनीतिक रूप से सजग थे, सक्रिय थे, सब तरह के लोग शामिल हुए, क्योंकि सबको संकट का समान खतरा सता रहा था। हमारी दिक्कत क्या है? हमारी दिक्कत ये है कि हम में से उन बहुत सारे वर्गों को ये संकट ही नहीं लगता, या अपनी कायरता में या भीरुता में दिखाई नहीं देता कि ये संकट है। शिक्षक वर्ग को लीजिए, अधिकांश बुद्धिजीवी वर्ग तो शिक्षा के क्षेत्र से ही आता है। उसमें जिस तरह की कतरब्योंत हो रही है, इस तरह का जहर फैलाया गया है, ज्ञान के नाम पर अज्ञान का महिमा मंडन हो रहा है, शिक्षा के इदारों में तरह तरह के स्वयं सेवक संघ वाले घुस रहे हैं, जिनका ज्ञान अपरिपक्व है और जिनका लोकतंत्र के प्रति या जिज्ञासा के प्रति या विवेक के प्रति कोई आग्रह नहीं है। तो शिक्षा के क्षेत्र में इसके भयानक दूरगामी परिणाम होने वाले। लेकिन शिक्षकों का जो विशाल वर्ग है, लाखों में होगा, करोड़ में होगा शायद, उनमें से शिक्षा की इस दुर्दशा पर, शिक्षा के इस अवमूल्यन पर आवाज उठाने वाले शिक्षक 1% भी नहीं। तो ये सिर्फ बुद्धिजीवियों के अपसरण का समय नहीं है, ये बुद्धि व्यापार के अपसरण का समय है। यानी जो लोग ज्ञान और बुद्धि से ही अपनी जीविका चलाते हैं, वही उस पर आए हुए संकट को अगर नहीं देख पाए या उस बारे में चुप रहें, उनको इसकी कोई चिंता नहीं।
Copyright disclaimer under Section 107 of the Copyright Act 1976. Allowance is made for fair use for purposes such as criticism, comment, news reporting, scholarship, and research. Fair use is a use permitted by copyright statute that might otherwise be infringing.